दोस्तों फिर से लेकर आया हूं आपके लिए बड़े ही कमाल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवनी पटना का फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। और यह है सब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 2.1, मतलब कि सेकेंड चैप्टर कैपेसिटर का पहला सेट। यह आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों भाषा में मिल जाता है और यह आपके बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन यह फायदा आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सेट के सारे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल अंत तक देखते हैं। यह आपके नॉलेज रिवीजन और टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इस एजुकेशनल चैनल को इस पेटीएम नंबर के जरिए सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। और वैसे अगर आप इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर जल्दी से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लीजिए। आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि यह किस क्लास का है, किस चैप्टर का है और यूट्यूब पे कब कब और कितना बजे कब कब अपलोड होता है। और पीछे के सारे वीडियो को देखते रहने के लिए यहाँ राइट साइड कॉर्नर पे एक आई बटन शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। पूरे के पूरे वीडियो का प्लेलिस्ट खुल जाएगा, यहां से भी जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। या सिंपल वे में यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च कीजिए, चैनल के अंदर जाके भी पूरा वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों ये है आज का सबसे पहला सवाल और क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज कैपेसिटर, मतलब कि संधारित्र क्या है। और दूसरा सवाल यह है व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब कि किसी चालक का विद्युत धारिता किसे कहते हैं। तो पहले हम इन दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, आपको बेहतर तरीके से समझा देते हैं। जब आप समझ जाइएगा तो एग्जाम में खुद से भी लिख सकते हैं, या अभी मैं तुरंत लिखा हुआ देने वाला भी हूं तो आप उसके बाद भी लिखा हुआ अपने कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि कैपेसिटर क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि कैपेसिटर क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा युक्ति आप कह सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे युक्ति कह सकते हैं। एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, जमा करके रखता है, ताकि जब उसका यूज आए ना तो हम उस सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सडनली एकाएक यूज कर सकें। जैसे मान लीजिए कि एक आपका कोई कंडक्टर है, आपने इस कंडक्टर को चार्ज किया, तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो चार्ज करने से यह होगा कि ये कंडक्टर में चार्ज जमा हो जाएगा और चार्ज जमा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जमा हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी चार्ज को स्टोर कर रहा है, एक तरीके से ये भी चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर भी ऐसा ही होता है। कैपेसिटर भी चार्ज को अपने अंदर जमा करता है और जमा करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को जमा रखता है। और जब भी आपको जरूरत पड़े उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे पहले के कैमरा के फ्लैश लाइट में यूज किया जाता था कैपेसिटर को, या फिर कैपेसिटर यूज किया जाता पंखा में। कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी होता है, जो पंखा में यूज किया जाता, फैन में, इलेक्ट्रिक फैन में। तीसरा और भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है कैपेसिटर का। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको बस इतना याद रखना है कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अब इसी में कह रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस, अब ध्यान से सुनिएगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कैपेसिटेंस जो होता है ना किसी कंडक्टर का या कैपेसिटर का, वो चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी होता है। हर एक कंडक्टर है, मतलब हर एक चालक जो है, या हर एक कैपेसिटर मतलब कि संधारित्र है, तो सबके पास अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपना अपना क्षमता होता है चार्ज को जमा करने का। तो जो चार्ज को जमा करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, उसी क्षमता को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। अगर नहीं समझे तो फिर से सुन लीजिए। कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, अपने अंदर जमा करता है। और कैपेसिटेंस जो होता है वो उसके चार्ज को स्टोर करने के कैपेसिटी को बोलते हैं, क्षमता को बोलते हैं। तो चलते हैं नीचे, चल के थोड़ा सा आंसर भी देख लेते हैं कि आंसर में क्या कहा जा रहा है। और आपके सामने आ गया आंसर, देखिए आंसर में कहा जा रहा है कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, मतलब संधारित्र वह विद्युतीय उपकरण है विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो विद्युतीय ऊर्जा या आवेश को जमा करता है। इसमें फिर कहा जा रहा है कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, मतलब किसी संधारित्र की धारिता उस संधारित्र के द्वारा आवेश संचित करने की क्षमता होती है। और इसका जो मान होता है ना कैपेसिटेंस का, वो मैं बता दूं, इसका जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का, वो अगर वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए
जितना चार्ज का जरूरत पड़ेगा वही होता है कैपेसिटेंस का वैल्यू। मैं इसे थोड़ा रुक के अच्छा से समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को का वोल्टेज जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितना चार्ज, जितना क्यू का जरूरत पड़ेगा ना, उसी क्यू का जो मान होता है वो कैपेसिटेंस के बराबर होता है। फिर से सुनिए, क्या कीजिए कि इसका जो संख्यात्मक मान होता है कैपेसिटेंस का, धारिता का, वो उस आवेश के बराबर होता है जो उसका विभव एकांक से बढ़ा दे। यानी 1 वोल्ट विभव, यानी कि विभव का मतलब पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज की जरूरत पड़ती है वो चार्ज के बराबर वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का। मैं फिर से दोहरा दूं, क्योंकि इसमें बीच में एक और आंसर यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया, वो मैं समझाया नहीं था, तो मैं फिर से दोहरा दूं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को जमा करता है, और कैपेसिटेंस उसके एनर्जी जमा करने का क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है। परंतु ये जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का, वो 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज का जरूरत पड़ता है ना, उसी चार्ज के बराबर उसका वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का। आप समझ गए होंगे, तो आप नीचे एक फार्मूला लिख सकते हैं, Q बराबर C भी। आप लोग पढ़े होंगे अपने सर से कि एक फार्मूला होता है चार्ज Q बराबर C इंटू V, और यहाँ जो C होता है, इसी C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। हिंदी वाले लिख लीजिए धारिता, कैसी हम लोग C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, हिंदी वाले स्टूडेंट इसे धारिता लिख सकते हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन दूसरे क्वेश्चन से पहले हर दिन मैं क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब कि आज का सवाल पूछता हूं, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का सही आंसर क्या होगा। हम आप लोग के कमेंट का वेट करते हैं, इससे आपका पढ़ाई भी रिवीजन हो जाता है, और आप लोग जितने स्टूडेंट इसका आंसर रेगुलरली बताते हैं उनका नाम भी हमें याद है। आ गए हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, राइट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि उस भौतिक राशि का नाम लिखें जिसका SI यूनिट निम्नलिखित है। सबसे पहले है कुलम्ब पर वोल्ट। तो देखिए, तो मैं इसका नाम बता देता हूं आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, मैं इसका नाम आपको बता देता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह कैसे होता है। देखिए, तो कुलम्ब पर वोल्ट, सबसे पहला कह रहा है कुलम्ब पर वोल्ट किसका यूनिट होता है। तो आप बताइए कि कुलम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का, और वोल्ट कितना किसका होता है, पोटेंशियल का। तो आप हमें बताइए कि Q बाई V किसके बराबर होता है, Q बाई V, अभी मैंने ऊपर बताया कि Q बाई V C के बराबर होता है, क्योंकि Q बराबर होता है C भी, तो यहां से जो C आ जाएगा C, वो Q बाई V के बराबर हो जाएगा। जब डिवाइड में चल जाएगा तो C का वैल्यू Q बाई V के बराबर आएगा। तो कह रहा है कि कुलम्ब पर वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो C का होता है, यानी होता है आपको C हो गया आपको कैपेसिटेंस का, धारिता का यूनिट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूटन पर कूलम्ब किसका होता है। तो इसे तो मैंने बहुत बार बताया है कि न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। लेकिन आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए न्यूटन पर कूलम्ब कह रहा है, तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, तो ऊपर हो गया फोर्स, और कूलम्ब किसका यूनिट होता है, चार्ज का, तो हो गया नीचे क्यू। तो फोर्स बाई क्यू को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे ना, हम पढ़ाए भी हैं लेक्चर के वीडियो में, F बराबर क्यू इंटू ई, तो यहां से जब ई निकालेगा तो ई बराबर F बाई क्यू हो जाएगा, यानी कि F बाई क्यू ई के बराबर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, तो इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगला कह रहा है जूल पर कूलम्ब, तो यह भी मैंने बताया है कि जूल पर कूलम्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वोल्टेज, वोल्ट का यूनिट होता है। लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देता हूं कि क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, कह रहा है जूल पर कूलम्ब, तो आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि जूल किसका यूनिट होता है, जूल, तो आप कहिएगा सर वर्क डन का यूनिट जूल होता है। और कूलम्ब किसका होता है, चार्ज का, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को, एक चार्ज के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग भी बोलते हैं, यानी कि जूल पर कूलम्ब हो गया वोल्ट का यूनिट, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा बहादुर लोग, कूलम्ब पर वोल्ट हो गया कैपेसिटेंस का, न्यूटन पर कूलम्ब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जूल पर कूलम्ब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, मतलब विद्युत विभव का। तो आप समझ गए, तो नीचे चल के आंसर भी देख लेते हैं। आप बस इन सारे के सारे क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करके और बढ़िया से याद कीजिए, पूरा का पूरा सिलेबस का ही चीज है, आपको पूरा का पूरा पसंद पड़ेगा, पूरा अच्छा से पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अगर आपको कोई डाउट पूछना है स्टडी से रिलेटेड तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और वहां से आपको डाउट बता दिया जाएगा, और वहां से आपको डाउट समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से। चलते हैं आगे और देखते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर 2 फेसबुक पेज, पटना स्टूडेंट पेज और एमिंग हाई पेज, इन दोनों को जरूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो वहां भी मिलेगा और वहां भी मैं एक्टिव रहता हूं, और वहां से
भी आप बहुत सारा चीज पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द नेम ऑफ 2 फैक्टर, यानी किन्हीं 2 कारकों का नाम बताए, ड्यू टू व्हिच, जिनके कारण कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर अफेक्टेड। अच्छा, मतलब उन 2 कारकों का नाम बताएं जिसके कारण कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, धारिता होता है, वो प्रभावित होता है, अफेक्टेड होता है, मतलब चेंज होता है। उसमें चेंजिंग करने से कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा, धारिता भी चेंज हो जाएगा। वो क्वांटिटी क्या क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आंसर जानने से पहले आप समझ लीजिए कि कैपेसिटेंस जो है कंडक्टर का, वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है साइज पर। सबसे पहला उसका आकार क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि साइज क्या है। ऐसे में बता दूं, आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आप खुद देखिए कि जितना बड़ा आर रहेगा उतना ही ज्यादा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। आर जितना ज्यादा रहेगा सी भी उतना ही ज्यादा ना आ जाएगा। सी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो आर जितना ज्यादा रहेगा सी भी उतना ज्यादा आएगा, यानी साइज पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा डिपेंड करता है शेप पर, कि शेप क्या है कंडक्टर का। जैसे आप समझे सुने होंगे कि स्फेरिकल का अलग होता है कैपेसिटेंस, सिलेंड्रिकल का अलग होता है, पैरेलल प्लेट का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, मतलब शेप पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है कि ये जो प्लेट है कैपेसिटर का, इसके बीच में मटेरियल कौन सा डाला हुआ है, हवा है, लकड़ी है, संगमरमर है, मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। वैसे तो क्वेश्चन में आपको 2 ही कारक पूछा जा रहा था, लेकिन मैंने 3 बताया। सबसे पहले कंडक्टर का साइज पे, साइज अलग अलग रहेगा तो कैपेसिटेंस जो होगा, उसका धारिता जो होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। दूसरा शेप अलग अलग होगा, मतलब आकार अलग अलग होगा, तो भी उसका धारिता अलग अलग आ जाएगा। और तीसरा जो होगा कि बीच में जो मटेरियल अलग अलग रहेगा तो भी कैपेसिटेंस अलग अलग आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए, इसका आंसर लिखा हुआ है। आ गए चौथे नंबर क्वेश्चन पे, और चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है राइट द रिलेशन बिटवीन कूलम्ब, वोल्ट एंड फैराड। सबसे पहले कह रहा है कि रिलेशन लिखिए किसके किसके बीच, कूलम्ब के बीच, वोल्ट के बीच और फैराड के बीच। और इसके बाद कहा जा रहा है कि धारिता जो कैपेसिटेंस है वह स्केलर है या वेक्टर, इसको बताइए। तो मैं अच्छा से दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरीके से मैं डिस्कस कर दूंगा और आपको बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। तो यहां देखिए, आपको सबसे पहले कह रहा है कूलम्ब, वोल्ट और फैराड के बीच रिलेशन। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे एमिंघाई के रेगुलर व्यूअर, जो वीडियो को लगातार देखते हैं, वो फार्मूला होगा Q बराबर CV। मैं कह रहा हूं एमिंघाई के रेगुलर व्यूअर, आप एक फार्मूला देखे होंगे Q बराबर CV, आप एक फार्मूला देखे होंगे Q बराबर CV। तो देखिए, तो यही से ना इन तीनों के बीच रिलेशन आप बता सकते हैं। आप खुद सोचिए कि जब Q का वैल्यू 1 कूलम्ब हो जाए और वोल्ट का भी वैल्यू 1 वोल्ट हो जाए, तो क्या कैपेसिटेंस 1 फैराड नहीं होगा? तो इन तीनों के बीच का रिलेशन मिल गया। यही रिलेशन है क्या, कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो होता है वो 1 फैराड होता है। कब? जब 1 कूलम्ब चार्ज देने से उसका जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट बढ़े। फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस 1 फैराड के बराबर होता है, यानी 1 फैराड वो कैपेसिटेंस है जो 1 कूलम्ब चार्ज देने से 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़े, वोल्टेज बढ़े, पोटेंशियल बढ़े, विभव बढ़े, तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड के बराबर है। ये हो गया इन दोनों तीनों में रिलेशन। और फार्मूला तो है Q बराबर CV। आप आराम से देख के बता सकते हैं कि जब Q भी 1 हो जाए, V भी 1 हो जाए, तो जो C होगा कैपेसिटेंस, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और दूसरा में कह रहा है कि यह स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पता होगा कि यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज स्टोरिंग करने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, अलग अलग तरीके से चार्ज स्टोर करने का क्षमता होता है, उसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और नहीं समझ में आया तो फार्मूला देखिए, Q बराबर CV होता है, तो C बराबर यहां से आ जाएगा Q बाई V। तो आप खुद सोचिए कि Q भी है स्केलर क्वांटिटी और V भी है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर में स्केलर से डिवाइड करेंगे तो Q बाई V जो C आएगा वो भी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी अदिश राशि है। चलते हैं इसका आंसर चल के देख लेते हैं कि आंसर क्या कह रहा है। आपके सामने आ गया यहाँ पे कि देयर आर फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन कूलम्ब, वोल्ट एंड फैराड। उसके बीच ये रिलेशन है। क्या रिलेशन कह रहा है, इफ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट। बिल्कुल सही है कि वोल्टेज 1 वोल्ट बढ़े कब,
आफ्टर गिविंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। मतलब कि 1 कूलम्ब आवेश देने से अगर पोटेंशियल भी 1 वोल्ट बढ़ता है, देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस होगा वो 1 फैराड के बराबर हो जाएगा। हिंदी में वही कहा जा रहा है कि अगर किसी चालक को 1 कूलम्ब आवेश देने से इसका विभव अगर 1 वोल्ट बढ़ता है तो धारिता का भी मान 1 फैराड हो जाएगा और फार्मूला Q बराबर CV हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि कैपेसिटेंस कैसा क्वांटिटी है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, आपका अदिश राशि है, अदिश हिंदी में अदिश राशि है। इसके बाद चलते हैं आगे, लेकिन यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है कि अगर आप पटना के स्टूडेंट हैं और पटना में फ्री संडे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके बिल्कुल एमिंग हाई इंस्टीट्यूट में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में अगर टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का वीडियो खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। और क्लास 12 का बोर्ड स्पेशल नोट्स जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो खरीदना चाहते हैं तो उसे भी खरीद सकते हैं। और क्लास 12 का जितना भी वीडियो लेक्चर है पूरे क्लास 12 का, वो अगर बाय करना चाहते हैं तो उसे भी आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपके सामने आ गया 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करें, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है ना कि स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है C, ये रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, त्रिज्या का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे प्रूव करना है। आप आराम से खूब बढ़िया से खूब अच्छा से प्रूव कर लीजिएगा, लेकिन आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है धारिता, वो उसके त्रिज्या का समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए इसके बारे में मैंने पहले लेक्चर के वीडियो में बता रखा है, पूरा बढ़िया से और सुंदर से मैं लेक्चर के वीडियो में बता रखा है। अगर आप लेक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए। वैसे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूं, थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं कैसे कैसे लिखना है, वो लेक्चर के वीडियो में आपको वर्तमान है। देखिए कैसे क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है क्या कि लेट बी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस r एंड चार्ज q। तो हम लोग को प्रूव करना कि जो कैपेसिटेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। मतलब कि माना कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या r और उस पर आवेश q है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसका जो धारिता होगा ये त्रिज्या का समानुपाती होगा। हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिए। मैं यहां आपको बता दे रहा हूं शॉर्टकट में। तो सबसे पहले का स्फीयर का आपको फिगर बना लेना है जिसका रेडियस r रखना है, और इसे आप पॉजिटिवली चार्ज कर लीजिए। आप चाहे तो निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इंसान का फितरत है स्टूडेंट का, तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं। तो चलिए आप इसे पहले चार्ज कर लीजिए। इस पे जो चार्ज हो गया वो Q के बराबर हो गया। अब देखिए इसका यही ना प्रूव करना है आपको कि C का जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का, ये रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब सबसे पहले इसका C का वैल्यू निकालिए, C। और आपको पता है कि C बराबर जो होता है वो Q/V होता है। अब पढ़े होंगे अपने सर से, नहीं पढ़े तो लेक्चर की वीडियो में देखे होंगे कि किसी भी कैपेसिटेंस का जो C होता है, किसी भी कैपेसिटर या कंडक्टर का C, वो Q/V के बराबर होता है। यानी Q बराबर CV होता है तो C बराबर Q/V होता है। देखिए तो इसका Q तो Q होगा, इस पे जो चार्ज आएगा इस कंडक्टर पे वो तो Q होगा, लेकिन इसका जो V होगा पोटेंशियल, वो हो जाएगा KQ/R। आपको पता होगा कि स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। नहीं पता तो जान लीजिए, K का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/R। तो बहादुर लोग कुछ नहीं करना है, C का वैल्यू इन्हें पूछा जा रहा है। तो आपको Q पता ही हो गया, V पता ही हो गया, तो Q का वैल्यू Q पुट कीजिए, और V का जो वैल्यू है आपका वो 1/4πε0 Q/R ये पुट कीजिए, और यहां से Q कैंसल हो जाएगा और आपको C का वैल्यू आ जाएगा 4πε0 × R। तो यहां से खुद देखिए कि जो C है वो 4 भी कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, ε0 कांस्टेंट हो गया। ये पूरा यहां से यहां कांस्टेंट है, यानी जो C है वो रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतना लिख लीजिएगा, आपको पूरे एग्जाम में अच्छी तरीके से नंबर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले आपको चार्ज Q कर लेना स्फीयर पे, फिर इसका V निकाल लेना, जो यहाँ पे मैंने V निकाला KQ/R, और पुट पार्ट करके आपको C का वैल्यू अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बना लेना है, निकाल लेना है। इसी तरीके से सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए मन लगा के। अगर आपको फिर भी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। और अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन है पढ़ाई से रिलेटेड तो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहां पे वीडियो बनाकर हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे, बढ़िया से
बता देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोग का हर एक सपोर्ट हमें आगे लेकर जाने के लिए एक एक कदम बनेगा। और अगर आप चाहते हैं जो 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया, अगर डिटेल में जानना चाहते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।